अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद है मेरे चैनल जॉब वर्ल्ड पीके में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह हम लोग कमीशन ऑफिस खैबर पख्तूनख्वा या केपीपीएससी में हम अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। कुछ जॉब्स आती हैं जिसके लिए आप हम एलिजिबल होते हैं और उसके लिए हम अप्लाई किस तरह करेंगे, सब जानेंगे। एंड साथ में ये भी जानेंगे कि ट्रांजैक्शन किस तरह करनी पड़ती है। एंड उसके बाद हमें पता कैसे चलता है कि टेस्ट आने वाला है और कब देना है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह की भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे एंड यहाँ पर हम डायरेक्टली के पी पी एस सी लिखेंगे तो इस तरह आपके पास पहली लिंक में आ जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दें आपके पास इस तरह की मतलब इंटरफेस आ जाती है। अब हमने सबसे पहले तो इनमें से अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। इन बाकी चीज़ों का मैं बाद में बता दूंगा। तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के लिए हमें अकाउंट चाहिए होता है। अकाउंट बनाने के लिए देखो यहाँ पर आप वॉच वीडियो भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर वैसे ही बता दूँ तो यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिखें। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एक ही बार सेलेक्ट करना पड़ता है और अगर आपने गलत सेलेक्ट कर दिया तो बाद में आप इसे चेंज नहीं कर सकते। शनाख्ती कार्ड यहाँ पर लिखेंगे, NIC, और ईमेल भी। इस ईमेल को बस ज़रूरी है कि आपके पास हो पूरी उम्र के लिए। और इसके बाद ये पासवर्ड है, आप एक अच्छा खासा पासवर्ड बनाएंगे जो कि आपको याद भी हो और जो कि बहुत ही आसान भी ना हो। उसके बाद यहाँ पर आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। अगर आपको पता नहीं है कि आपकी कौन सी एजेंसी है या जोन कौन सा है तो यहाँ पर देख लें। जोन 1 में फाटा आती है। जोन 2 में बाकी पेशावर एंड जो नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट है वो आते हैं। जोन 3 में स्वात वगैरह के डिस्ट्रिक्ट, स्वात एंड दीर चतराल की डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। एंड जोन 4 में डेरा इस्माइल खान बनू को हाट वगैरह आ जाती हैं। एंड जोन 5 में हरीपुर एबटाबाद मानसेरा की आ जाती है जो कि बैकवर्ड एरियाज़ नहीं है। बैकवर्ड एरियाज़ जो है इनकी वो जोन 3 में है। अच्छा, सो फिर भी अगर कोई मसला हुआ तो इन पर रब्ता कर सकते हैं और किस्मत अच्छी हुई तो ये लोग पिक भी कर लेते हैं कभी कभी। अकाउंट बनाने के बाद आपने यहाँ पर CNIC इंटर करनी होती है एंड यहाँ पर पासवर्ड इंटर करना होता है। उसके बाद डायरेक्टली साइन इन पर क्लिक करना होता है। तो ये सब करने के बाद अब आपको अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा। सपोज़ यहाँ पर एक एडवर्टीज़मेंट आई है, एक जॉब की एडवर्टीज़मेंट आई है, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि एडवर्टीज़मेंट को कैसे समझा जाता है। देखिए, ये जो है एडवर्टीज़मेंट नंबर होता है। ये जो है 6/2/2023। तो इसका मतलब है कि ये KPPSC की तरफ से छठी एडवर्टीज़मेंट है 2023 की। इसे आपने याद रखना होता है और इसे बाद में भी इसका पता चल जा सकता है। एडवर्टीज़मेंट बहुत सारी आती है, आपको नंबर याद रखना पड़ता है कि कौन सी नंबर के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो 6/2023। अब उसके बाद आ जाता है कि हम लोग अप्लाई लास्ट डेट। तो लास्ट डेट जो है इसका 27 अक्टूबर 2023 है। आखिरी 5 बजे तक आप कर सकते हैं अप्लाई। उसके बाद ऑनलाइन जैस कैश या इजी पैसा से हम अप्लाई करेंगे। इसका मैं बता दूंगा किस तरह करना है। 5000 नहीं 500 अप्लाई के हैं एंड बाकी टैक्स वगैरह भी लग जाता है। सो उसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर होता है। सीरियल नंबर से हम मालूम कर सकते हैं कि इस एडवर्टीज़मेंट में हम कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर की थी हमने। तो अगर 1 है तो ये रहेगा, ये होगा आपका। और ये मतलब आपने इसके लिए अप्लाई की है। अगर आपने सीरियल नंबर 2 वहाँ पर सेलेक्ट कर दिया या आपका वाला सीरियल नंबर 2 था, अगर आपने पिछली बार अप्लाई किया है तो इसका मतलब आपकी पोस्ट में उसी पोस्ट को आपने चेक करना होता है और उसी पोस्ट या एडवर्टीज़मेंट में आपका जो सीरियल नंबर 2 पर होगा वही आएगा इस तरह। सो उसके बाद क्वालिफ़िकेशन का पूछा जाता है कि आप क्वालिफ़िकेशन क्या दरकार है। इसके लिए देखें, ये क्वालिफ़िकेशन है। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन हो, सपोज़ BSc एग्रीकल्चर डिग्री हो आपके पास, या ना बाकी जो होते हैं सपोज़ अक्सर का तो इस तरह होता है कि सेकंड क्लास मास्टर डिग्री या 4 इयर्स आपने अगर BSc की हो, इस तरह की मोस्ट लोगों के पास इस तरह की क्वालिफ़िकेशन होती है। जनरल अगर पोस्ट आ जाती है तो ये क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। कोई भी मतलब वो नहीं होता है यहाँ पर, वो एक्सपीरियंस दरकार नहीं होता। यहाँ पर खुद ही लिखा होता है कि
कौन सी कोटा है, तो ये जनरल कोटा है, हर कोई अप्लाई कर सकता है इसमें। ना तो माइनॉरिटी ना डिसेबल ना फीमेल्स के लिए है, सब के लिए है, ये हर किसी के लिए है। तो मिनिमम एज जो है इसमें 21 मांगी गई है। यहाँ पर आप रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, अगर ये पूरी ना हुई आपकी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैक्सिमम देखें 30 मांगी गई है। एंड उसके बाद जेंडर तो बोथ मेल एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। पीपीएस स्केल कौन सा है, 14 है। एंड डिपार्टमेंट कौन सा होगा, रिवेन्यू एंड स्टेट डिपार्टमेंट होगा। फिर वैकेंसीज कितनी है, कितनी पोस्ट आई है, 6। और 6 भी हर एक जोन के लिए आए हैं। मतलब कि जोन 1 में एक पोस्ट है, जोन 2 में एक है, जोन 3 में एक है, 4 में एक है, 5 में, 6 में, इन सभी का टोटल एक एक है। मतलब इन सभी इलाकों से एक ही बंदा सेलेक्ट होगा। कभी कभार यहाँ पर जोन की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं शो की होती है क्योंकि वैकेंसी एक ही होती है। तो मेरिट पर जो भी सेलेक्ट होगा या माइनॉरिटी से, जैसे इसकी एलोकेशन जो होगी माइनॉरिटीज़ में होगी क्योंकि ये माइनॉरिटीज़ के लिए है। जहाँ पर लिखा होगा कि माइनॉरिटी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप माइनॉरिटी है तभी ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कभी कभार यहाँ पर ऐसा होता है कि सिर्फ फीमेल्स के लिए होती है। कुछ की एज जो होती है वो ज़्यादा होती है, 30 से, जैसे यहाँ पर 32 है। डिपार्टमेंट भी चेंज होता है। एंड बाकी कभी कभी एक्सपीरियंस भी दरकार होता है कि एक्सपीरियंस मांगी गई है। अब कभी कभी पोस्ट ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखे 30 वैकेंसीज हैं तो मेरिट यहाँ पर आ जाता है। मेरिट मेरिट जो है इन सभी जोन में से जो टॉपर लोग होंगे, टॉप 6 लोग होंगे, वो मेरिट में सेलेक्ट होंगे। उन लोगों का मेरिट में आ जाएगा। मतलब कि वो उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो जहाँ चाहे वहाँ पर अपनी पोस्ट लगा सकते हैं, लेकिन उसका ये है कि वो इन सीट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो उनकी जो अपनी जोन की सीट्स होती हैं वो किसी और के लिए भी रह जाती हैं। तो ये बेहतर है तरीका है कि अगर जोन 1 में 4 सीट्स है एंड जोन 1 से 10 लोग हैं, तो अगर जोन 1 की 6 लोग टॉपर निकले तो वो 6 लोग ये सीट्स हासिल कर लेंगे और वो बाकी 4 लोग ये हासिल कर लेंगे। अगर जोन 1 से सपोज 10 लोग हैं लेकिन उनकी कोई टॉपर बंदा मेरिट में नहीं आया, सिर्फ जोन 1 में ही आ गए हैं, तो सिर्फ जोन 1 से सिर्फ 4 ही बंदे सेलेक्ट होंगे और बाकी जो रहते हैं वो सेलेक्ट नहीं होंगे क्योंकि वो लोग इतने मतलब काबिल नहीं निकले कि वो लोग मेरिट में भी आ जाएं। मेरिट के मतलब आप ये समझ लें कि एक इजाफी सीट्स होती हैं जिसे आप हासिल कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा काबिल निकले, ज़्यादा मार्क्स आपके आ जाएं तो। बाकी जोन वाले भी इसी तरह कर सकते हैं। जिस जोन के बंदों ने ज़्यादा मार्क्स ले लिए, अच्छे मार्क्स ले लिए, वो मेरिट में जाएंगे और मतलब ये होगा कि उसी जोन से ज़्यादा लोग फिर सेलेक्ट होंगे क्योंकि उनके लोग मेरिट में भी होंगे और अपनी जोन की सीट्स में भी सेलेक्ट होंगे। माइनॉरिटी के देख लें, यहाँ पर अगर कोई माइनॉरिटी से हुआ तो वो उनकी 2 सीट्स हैं, अगर कोई डिसेबल हुआ तो उसकी 1 सीट है। तो इस तरह अपने अपने इलाकों में फिर ये सेलेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पर कोई स्कूल वगैरह हो या फिर कुछ भी हो गया, वहाँ पर वो लोग उनकी जॉब लग जाएगी। एंड यहाँ पर मैं चेक करता हूँ अगर आप कोई एक्सपीरियंस का मुझे नज़र आ गया। लेट मी चेक। अब यहाँ पर देख लें कि एसडीओ जो है, सब डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर जो है, उसके लिए देखें रिक्वायरमेंट्स क्या है। एटलीस्ट एमए की डिग्री या फिर एमएससी या फिर बीएस की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी मतलब वो हो सब्जेक्ट हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। एंड साथ में या फिर बैचलर की हो एजुकेशन से में एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न की। एंड थर्ड जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स आप देख लें कि 3 इयर्स टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन और ऑफिस। इसका मतलब ये है कि डिग्री तो सबके पास होगी एमए की, कुछ लोगों के पास होगी, एलिजिबल होंगे, लेकिन अगर उनके पास 3 साल तजुर्बा नहीं हुआ तो वो लोग एलिजिबल नहीं है, वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उनके पास 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर ऑफिस वर्क की एक्सपीरियंस होनी चाहिए उसके पास किसी भी सरकारी इदारे में, तब जाके ये लोग अप्लाई कर सकते। अब सपोज़ मैं यहाँ पर एक पोस्ट है उसके लिए सर उसको मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले पहले मैं उस पोस्ट को चेक करता हूँ कि उसकी सीरियल नंबर क्या है। तो यहाँ पर नीचे आते हैं एंड प्रोफेसर्स है,
मेल प्रोफेसर्स के लिए हम लोग अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा यहाँ पर पीएचडी और साथ में मतलब 12 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन कॉलेज में, एंड देन साथ में या फिर वो किया हो, रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हो, तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स मांगी गई है। एंड लास्ट में आती है हमारा, तो ये रहा एक पोस्ट। अब देखें, इसका सीरियल नंबर 23 है, मैंने इसके लिए अप्लाई करना है। वहाँ पर सीरियल नंबर मांगा जाएगा, एंड आपको याद रखना है कि आपकी पोस्ट का सीरियल नंबर कौन सा है। ये 23 सीरियल नंबर है। मेरे पास कम अज़ कम इंग्लिश की डिग्री है, एंड लाइक 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, या मास्टर्स की डिग्री है। उसके बाद यहाँ पर मांगा गया है कि 22 ईयर्स एज होनी चाहिए उसकी, या फिर 35 होनी चाहिए, इनके बीच होनी चाहिए। मेल हो फीमेल हो अप्लाई कर सकते हैं। 17 स्केल है। हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब लगेगी, एंड 14 वैकेंसीज हैं। इसकी एलोकेशन जो है 3 जो है मेरिट में होंगे, बाकी जोन 1 की 2 है, एंड जोन 2 की भी 2 है, बाकी सबकी 2 या एक है। एंड फीमेल का अलग से एक होगा। अगर कोई फीमेल मेरिट में भी सेलेक्ट हो जाती है तो वो भी पोस्ट हो गया उनका। अगर जोन में भी सेलेक्ट हो जाती है तो वो भी उनका पोस्ट हो गया। तो फिर अपनी ही सीट से वो सेलेक्ट हो जाती है तो वो भी हो गया। अब फीमेल के लिए बहुत सी अच्छी चांसेस होती है इसमें, तो इसके लिए मैं अप्लाई करूँगा। अब इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग पेमेंट करेंगे। पेमेंट का तरीका मैं बता देता हूँ कि आपके पास इजी पैसा का अकाउंट होना चाहिए। सपोज़ ये मेरा इजी पैसे का अकाउंट हो गया। अब यहाँ पर आपके पास कम से कम 530 बैलेंस होना चाहिए। 530 रुपये आपके पास होने चाहिए, क्योंकि 500 रुपये की आपकी पेमेंट होगी और साथ में बाकी जो है वो टैक्स होगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें मैंने शो किया है कि किस तरह हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और यही तरीका यहाँ पर भी शो किया गया है। आप होम में जाएंगे, देखें होम यहाँ पर लिखा है, ये होम है। इस पर अगर हम क्लिक कर दें तो यहाँ पर इन लोगों ने बताया है कि इजी पैसा से हम लोग अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। तो ये तरीक़ेकार है, इसको आप रीड करें और आपके अप्लाई हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं वीडियो में आपको शो कर देता हूँ कि किस तरह है। अकाउंट बना ले इजी पैसा का, गूगल में सर्च करें किस तरह आप अकाउंट बना सकते हैं। फिर उसके बाद फ़ोन में डायल करें *786#। अब कभी कभी ये थोड़ा टाइम ले लेता है, कभी कभी इसमें थोड़ा मसला आ जाता है, कभी कभी नहीं हो पाता। तो आपने फिर से जो है ट्राई करते रहना है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया, लेकिन फिर भी हमने एक बार फिर से ट्राई किया, एंड उसी टाइम हो जाता है फिर भी, या फिर थोड़ी टाइम बाद कोशिश करें, हो जाता है। और यहाँ पर देखें, हम लोग करेंगे यहाँ पर वहाँ जैसे लिखा होगा वही उसी तरीके से हम करेंगे। वहाँ पर लिखा है 4 पहले क्लिक करें तो 4, उसके बाद फिर से 4, यहाँ पर कॉरपोरेट है इस पर क्लिक करेंगे, फिर फ़ी कलेक्शन 3 पर क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद के पीपीएससी कमीशन ऑफिस 3 पर ही करेंगे। यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे, उसके बाद सेंड पर क्लिक करेंगे और हमारे पास बाकी ऑप्शन आ जाते हैं। अब जनरल रिक्रूटमेंट के लिए फ़ी जमा करनी है तो 2, पीएमएस के लिए नहीं करनी है। यहाँ पर आपने CNIC डालनी है बिना किसी डैशेस के। ये CNIC डाल दी। इसके साथ ही हम सेंड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि 5 to 8 रुपीज़ मांगे जा रही हैं, तो अपना जो इजी पैसा का पिन कोड है वो यहाँ पर इंटर कर लें। यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ पिन कोड, और देख लें 500 रुपये पेमेंट हो जाती है और 28 रुपये इनकी चार्ज है। तो बाकी बैलेंस जो हो गया 2 रुपये बच गए। ये ट्रांजैक्शन आईडी आपने याद रखनी है। साथ में आपको मैसेज भी आ जाता है इसका, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसी से ही आपकी मतलब अप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पर इसी ट्रांजैक्शन आईडी को हम लोग ने वहाँ पर लिखना होगा। तो हम लोग लॉगिन करते हैं, सॉरी यहाँ पर नहीं, एक अकाउंट में लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा लोडिंग में। तो उसके बाद हम लोग अपडेट प्रोफाइल पर अगर क्लिक कर लें, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अपनी जो है डिटेल्स देंगे। यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स हो गया, एजुकेशनल डिटेल्स वगैरह देंगे, सभी अपडेट करेंगे। यहाँ पर एड एजुकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लोडिंग में टाइम लग रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब यहाँ पर देख लें कि मैंने अपनी जो वो है एजुकेशनल डिटेल्स है, मैट्रिक की है, इंटरमीडिएट की हैं, एमए या फिर बीएस की जो डिटेल्स दी हैं तो वो यहाँ पर दी है। आप अगर करना चाहें तो देखें यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट को कर दें। यहाँ पर पहले डिग्री को सेलेक्ट कर लें, यहाँ से यहाँ पर अपनी डिग्री सेलेक्ट कर लें,
एंड उसके बाद डेट्स कब आपकी रिजल्ट आई थी, कौन सी बोर्ड थी, मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स कितने थे, डिवीज़न कौन सी थी, ग्रेड था या फिर जीपीए थी वो कौन सी थी, या फिर पोजीशन थी। तो पोजीशन में ख्याल रखें कि ये उन्हीं पोजीशन होल्डर्स के लिए हैं। अगर आपकी पोजीशन नहीं आई है फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो आप अदर पर ही क्लिक करेंगे। यहाँ पर याद रखें, आप अगर पोजीशन होल्डर सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं, हर साल सिर्फ 3 या 4 5 बंदे ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं 10th एंड एफएससी में। तो या फिर यूनिवर्सिटी लेवल में भी, तो यूनिवर्सिटी में अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन आई है, सेकंड पोजीशन आई, तब आप कर सकते हैं अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और अगर नहीं है तो आप अदर पोजीशन पर ही क्लिक कर लें। उसके बाद यहाँ पर सेव करेंगे और इसी के साथ ही मतलब एक एक करके सभी ऐड करेंगे। एक्सपीरियंस अगर आपके पास हुई तो एक्सपीरियंस ऐड करें, नहीं हुई तो ना ऐड करें। पिक्चर में भी आप ऐड पिक्चर पर क्लिक करें और वहाँ से अपनी पिक्चर अपलोड कर दें। अब अप्लाई फॉर पोस्ट आ जाते हैं, क्या पोस्ट के लिए अप्लाई करनी है। तो ये देखिए, ये मेरी डिटेल्स वगैरह हैं, सभी डिटेल्स आ जाती हैं। यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि आपकी डिटेल्स ठीक है या नहीं है। सो ऑल अबव आर द करेक्ट, प्रोसीड टू अप्लाई एंड वंस अगेन वी हैव टू वेट। उसके बाद यहाँ से पूछा जाता है कि आपकी जिस कैश से पेमेंट की थी या इजी पैसा से, तो मैं इजी पैसा से करूँगा। एंड फी डिपॉजिटेड फॉर 500 थी। उसके बाद ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पर लिखेंगे। तो याद रखें आपने गलती नहीं करनी है। अगर पे इजी पैसा से की है तो इजी पैसा को सेलेक्ट करें, जिस कैश से की है तो जिस कैश से करेंगे। एंड वेरीफाई द TID जैसे ही करेंगे, अगर आपकी ट्रांजेक्शन ठीक हुई तो डायरेक्टली ये आ जाएगा, वरना वो नहीं होगा, आपको रॉन्ग ही करेगा। जैसा कि मैंने कहा था कि आपने सीरियल नंबर याद रखना है। तो सीरियल नंबर के हमने मेरे ख्याल में 26 था, 26 था। एंड उसी के साथ ही एक बार कंफर्म अगर आप करना चाहें तो इस तरह हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ से KPPSC में जाएंगे एंड एडवर्टीज़मेंट पर जाएंगे। आपने सीरियल नंबर में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। तो ये रहा हमारा सीरियल नंबर, सॉरी हमारा 23 था। देखें यहाँ पर गलती हो जाती है तो कंफर्म ज़रूर कीजिएगा। हमारा रहा 23 इंग्लिश टीचर, ये रहा देखें सीरियल नंबर 23 इंग्लिश टीचर एंड दीज आर द वैकेंसीज। सो यहाँ पर देखें इंग्लिश टीचर भी आ गया, इसको सेलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पर पूछा गया है कि आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। जी मेरे पास MA की डिग्री है। आपने एक्सपीरियंस है, जी एक्सपीरियंस दरकार नहीं है तो आपने फिर भी यस ही लिखना है। अगर वहाँ पर एक्सपीरियंस दरकार हुआ तो आपने यस तब क्लिक करना है। और अगर वहाँ पर नहीं हुआ और आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ, सपोज़ आपने फ्रेश डिग्री ली है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और जो पोस्ट आई है वहाँ पर भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, तब भी आप यहाँ पर यस ही क्लिक कर लें। और आपकी एज लिमिट है कि नहीं, मतलब आप 22 से लेकर 30 के बीच में आते हैं कि नहीं, तो यस में उसी हैं। यहाँ पर यस आई एक्सेप्ट द अबाउ स्टेटमेंट, यहाँ पर एक हल्फनामा लिया जाता है आपसे कि जो भी आपने लिखा है वो ठीक ठाक है। एंड अप्लाई हो जाती है। आप तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं इसके साथ। यहाँ यहाँ देखें कि आपकी अप्लाइड सक्सेसफुली आ जाती है। इसके बाद आपने प्रिंट रिसीट पर क्लिक करना है। रिसीट देखें, ये रहा रिसीट और ये प्रिंट ई रिसीट। अभी से अगर आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, वरना ये ज़रूरी नहीं होता, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। या सिर्फ आप इसलिए ही प्रिंट कर सकते हैं या अपने पास सेव कर सकते हैं कि आपको याद रहे कि आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई की है और ये उसका एडवर्टीज़मेंट नंबर है और ये उसका सीरियल नंबर था और इस दिन को मैंने की है। इन सब में यही डिटेल्स होती हैं। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ एंड ये सेव हो जाता है। एक सेव देखिए, यहाँ पर आपकी सभी आईडी वगैरह डेट भी बताएं कि किस डेट को आपने अप्लाई की है एंड आपकी एज कितनी बनती है। एंड यहाँ पर देखें 23 ईयर्स 5 रिक्वायर्ड जो है 22 है। तो ये सभी डिसेबल पर्सन के लिए भी रिलैक्सेशन भी है, बैकवर्ड एरियाज के लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी। सो इसको आपने सेव कर दिया या फिर प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने वेट करना है कि मतलब इसकी टेस्ट कब होगी। यहाँ पर जब देख लें ये एक शेड्यूल्स आती हैं, हर हर महीने ये चेंज हो जाती हैं। एबिलिटी टेस्ट देखो, नवंबर के लिए भी शेड्यूल आ चुका है। मैं अक्टूबर में अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन नवंबर में शेड्यूल्स आ चुकी हैं। लेकिन ये मेरी वाली पोस्ट की नहीं है, ये बाकी पिछले मतलब कुछ 4-5 महीने पहले जिन लोगों ने अप्लाई की थी किसी पोस्ट के लिए,
ये उनके लिए शेड्यूल है। तो आप शेड्यूल्स को भी चेक करें। एंड जिस दिन उसमें लिखा था कि ये पोस्ट की शेड्यूल आ चुकी है, इसका टेस्ट तब होगा या फिर इनका इंटरव्यू तब होगा, तो उसके बाद आपने उसी डेट को ही जाना पड़ेगा। एंड ये याद रखें कि आपकी रोल नंबर्स वगैरह खुद ही आ जाती हैं आपके पास ई लेटर्स में, एबिलिटी टेस्ट ई लेटर्स में आ जाती हैं। यहाँ पर होगा आपको मैसेज आ जाएगा कि देख लें कि आपकी वो आ चुकी है, तो एग्ज़ाम जो टेस्ट हैं उसकी रोल नंबर स्लिप आ चुकी है। तो आपने एबिलिटी टेस्ट ई लेटर पर क्लिक करना है और ये आ जाता है। यहाँ पर आपने अपनी CNIC डायल करनी होती है। आप CNIC जैसे ही इंटर कर लें, यहाँ पर सर्च करेंगे और आपके पास डायरेक्टली इंग्लिश का जो मैंने अप्लाई किया है ये इस तरह का आ जाता है। आपने रोल नंबर दिया गया होता है, उस पर डेट एंड लोकेशन भी बताई गई होती है कि इस तारीख को यहाँ पर आपका टेस्ट है। आपने उसको प्रिंट करना है और CNIC ले जाकर उसी ही दिन इस रोल नंबर के साथ आपने वहाँ पर टेस्ट देना है। तो अब भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन वगैरह हुआ आप पूछ सकते हैं। एंड बाकी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें। एंड अल्लाह हाफिज़।